हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मारवा हाउस। विविधकाय ने अपने स्वरूप को जितना बड़ा कर लिया था, उसकी शक्ति में भी उतनी ही वृद्धि दिखाई दे रही थी। जब लक्ष्यों को लगता है कि मारवा हाउस के छोटे बड़े सामान और स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के बाद भी मारवा हाउस में कोई भी हलचल दिखाई नहीं दे रही है, विविधकाय के इस व्यवहार को किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब वह मारवा हाउस की मुख्य बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने का निश्चित करती है। अब डायनासोर रूपी विविधकाय मारवा हाउस की मुख्य बिल्डिंग की ओर बढ़ जाता है और जैसे ही उस पर अपनी गर्दन से प्रहार करने की कोशिश करता है, तभी अचानक से उसका शरीर पीछे की ओर कई कदम धकेला जाता है। यह देखकर लच्छो हैरान रह जाती है। यह कैसे संभव है? विविधकाय जैसे भारी भरकम व शक्तिशाली रोबोट को पीछे धकेला जा सके। तभी विविधकाय उस ओर देखता है जिस ओर से उसके ऊपर प्रहार किया गया था। यह रोबोट जॉन था, जिसने अपनी पूरी ताकत के साथ डायनासोर के शरीर को पीछे की ओर धकेल दिया था। अब जैसे ही विविधकाय रोबोट जॉन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जॉन तुरंत उसकी आंखों के आगे से गायब हो जाता है। ऊंची छलांग लगाकर उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। इस वक्त जॉन के हाथ में एक मोटी इलेक्ट्रॉनिक वायर थी। वह इसी मोटी इलेक्ट्रॉनिक वायर की मदद से उसके सिर के पास इलेक्ट्रॉनिक शॉक क्रिएट करता है। दरअसल जॉन यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या विविधकाय के शरीर में ऐसी कोई जगह है जहां से उसके शरीर को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रोक को विविधकाय महसूस तो करता है, लेकिन उस पर इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ता। यह उसके शरीर पर चींटियों के रेंगने जैसा था। अब विविधकाय अपने शरीर को हिलाकर जॉन को गिराकर नीचे फेंक देता है। उसके शरीर के ऊपर से नीचे की ओर आते हुए जॉन अपना एक पैर ऊपर की ओर मोड़ के दूसरे पैर को सीधा रखकर अपने दोनों हाथ हवा में खोल देता है और बड़ी ही आसानी से जमीन पर छलांग लगाकर दूसरी ओर दौड़ता हुआ नजर आता है। विविधकाय उसका पीछा करने की जगह दोबारा से मारवा हाउस की बिल्डिंग पर हमला करने की कोशिश करता है। वह जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है तो उसे अचानक ही ऐसा महसूस होता है कि उसके पैर आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। रोबोट जॉन का आकार किसी भी सामान्य मनुष्य की ही तरह था, लेकिन उसकी स्पीड किसी भी बहुत तेज चलने वाली मशीन जैसी थी। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो वह दौड़ती हुई मेट्रो ट्रेन के पहिए जैसी। जब जॉन अपनी पूरी स्पीड में दौड़ना शुरू करता है, तब केवल हवा का एहसास ही पीछे रह जाता था। वह दिखाई नहीं देता था। यही वजह थी कि पलके झपकते ही जॉन ने उसके दोनों पैरों में मोटी मोटी लोहे की तारें गांठें बांध दी थी। जैसे ही विविधकाय उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक उसी वक्त जॉन एक बार फिर से छलांग लगाकर उसकी गर्दन पर जा बैठता है और इस बार वह इस तार को उसके गले में लपेट देता है। ठीक इसी वक्त रोहित मारवा और उसके कमांडोज का ध्यान इन्हीं तारों से जुड़ी हुई एक बड़ी सी चादर के ऊपर जाता है। बड़ी ही तेजी से यह चादर विविधकाय की हर हलचल के साथ उसकी ओर खींची चली जा रही थी। रोहित मारवा को सारी बात समझने में जरा भी देर नहीं लगती। वह एक बार फिर से अपना हाथ ऊपर करके अपने कमांडोज को इशारा करता है। उसके ऐसा करते ही एक बार फिर से आसमान में कम ऊंचाई पर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही उन हेलीकॉप्टर से हुक लगी हुई रस्सियां नीचे आती हैं, जॉन पलक झपकाते ही उन सभी को उस चादर के साथ जोड़ देता है। यह चादर कुछ ही सेकंड में विविधकाय के ऊपर इस तरह से लपेट जाती है जैसे कि विविधकाय का शरीर कोई चुंबकीय हो और लोहा उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हो। विविधकाय पूरी तरह से उसमें लिपट जाता है। उसका पूरा शरीर उस चादर में इस तरह से जकड़ा हुआ था कि वह किसी भी तरह हलचल करने में सक्षम नहीं था। रोहित का अगला इशारा होते ही सभी हेलीकॉप्टर एक बार फिर से उसे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ाकर ले जाते हैं और फिर रोहित का दूसरा इशारा मिलते ही उतनी ही तेजी से नीचे की ओर आते हुए उसे जमीन पर पटक देते हैं। इसका उद्देश्य विविधकाय के शरीर को या उसके शरीर के अंदर मौजूद सिस्टम को नुकसान पहुंचाना था। यदि वह अपने काम में सफल होते तो उसके बाद विविधकाय को उसके गंतव्य की ओर लेकर उड़ना बेहद सफल रहता, लेकिन इससे पहले यह निश्चित करना अति आवश्यक था कि विविधकाय एक बार फिर से कैद से बाहर निकलने में सक्षम नहीं होगा। इस बार विविधकाय जैसे ही अपने बंधनों को तोड़ने की भरकस कोशिश करता है, वह नाकामयाब रहता है। वह अपने आकार को छोटा कर लेता है। ऐसा करने से उसके पैर और गर्दन दोनों ही लोहे की उन मजबूत तारों से आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन अभी भी वह किसी तरह की मूवमेंट करने में सफल नहीं होता। इसका मात्र कारण यह था
कि वह चादर जो उसके ऊपर लपेटी गई थी वह कोई मामूली चादर नहीं थी। जैसे जैसे विविधकाय का आकार छोटा होता जाता वह चादर भी अपना आकार छोटा कर लेती और विविधकाय को अच्छी तरह कस लेती। दरअसल यह चादर भी नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हुई थी। इसे बनाने में भी कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जिसके समानांतर टेक्नोलॉजी से विविधकाय का शरीर बना था। इस तरह की टेक्निकें इतनी विश्वसनीय और शक्तिशाली होती हैं कि प्राय इससे मिलती जुलती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उनके कुछ जरूरी अंगों को बनाने के लिए किया जाता है ताकि वह चोट लगने पर खुद को सेल्फ रिपेयर कर सकें। विविधकाय अपने आप को आजाद करने के लिए खुद को धारदार रूप में बदलकर इस चादर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी इस चादर पर कोई असर नहीं पड़ता। बार बार करने पर जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत असर दिखाई देता तो वह भी स्वयं ही रिपेयर हो जाता है। जब विविधकाय की यह तकनीक निष्फल हो जाती है तब वह अपने शरीर में इकट्ठी ऊर्जा का प्रयोग करके उसे जलाने का प्रयास करता है, लेकिन इसका भी कोई लाभ नहीं होता। यह चादर उष्मारोधी भी थी। अब तक हेलीकॉप्टर उसे जमीन पर कई बार पटक कर ऊपर आसमान में उठा चुके थे। विविधकाय किसी भी प्रकार से इससे बाहर नहीं निकल पाता। सभी के चेहरों पर मुस्कान दिखाई देने लगती है, लेकिन रोहित मारवा अभी भी अपनी जगह पर खड़ा उसे एकटक घूर रहा था। ठीक इसी वक्त अनिका और एनी भी उस सीक्रेट दरवाजे से होते हुए रिसर्च लैब से बाहर आ जाती हैं जिससे जॉन बाहर आया था। कुछ ही पलों में वह दोनों दौड़ते हुए रोहित मारवा के पास पहुंच जाती हैं। इस वक्त अनिका अपने रोबोट सूट में थी। उन्हें देखकर कोई भी अनिका और एनी में फर्क नहीं कर सकता था। यह फर्क केवल जॉन, एनी और अनिका ही जानते थे, या फिर सिर्फ रोहित बता सकता था कि उन दोनों में से एनी कौन है और अनिका कौन है। उन दोनों के पास आते ही रोहित मारवा अपने हाथ से कमांडोज को इशारा करता है और कमांडोज अपने घेरे को बड़ा करते हुए रोहित मारवा से कुछ दूरी बनाकर खड़े हो जाते हैं। अनिका रोहित मारवा के एकदम करीब आ जाती है। फिर रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया आपस में बातचीत करने लगते हैं। अनिका अपनी पूरी स्ट्रेटेजी रोहित को बता देती है, फिर अपनी मुट्ठी खोलकर उसमें मौजूद ईयरबड रोहित की ओर बढ़ाती है। जैसे ही रोहित उसमें एक ईयरबड उठाता है, अनिका बाकी एनी की तरफ बढ़ा देती है। एनी अनिका से उन्हें लेकर भूमिका और कोटिल आदि की तरफ बढ़ा देती है। अब अनिका बिना एक पल रुके झट से विविधकाय से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, मैं तुम्हें अपनी जान को खतरे में नहीं डालने दे सकता। वह बेहद खौफनाक है। हम तुम्हारे प्लान को दूसरे तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए तुम्हें खुद जाने की जरूरत नहीं है। फिर अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, उसे इंसानी ताकत के जरिए नहीं हराया जा सकता। तुम जो करने जा रही हो वह बेहद खतरनाक है। अनिका रोहित मारवा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, भरोसा रखो, हम जरूर सफल होंगे। अब हम उसे और अधिक देर तक नहीं टाल सकते। ऐसा करना अपने लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगाना होगा और इनमें से ऐसा कोई भी नहीं जिसे वह चींटियों की तरह न मसल सके। अब रोहित कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। अनिका जवाब देती है, यह किंग का काम नहीं है। फिर मुस्कुराकर कहती है, अभी वहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब लगे कि तुम्हारी जरूरत है तब आ जाना, पर अभी नहीं। अनिका पलटकर जैसे ही आगे बढ़ती है, रोहित अनिका की पकड़ी हुई कलाई को और भी अधिक कस लेता है। अनिका दोबारा से उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इस रूप में अनिका को किसी ने भी नहीं पहचाना था, लेकिन जब ब्लूटूथ के जरिए से अनिका की आवाज सुनाई देने लगती है तब सभी महत्वपूर्ण लोग यह जान जाते हैं कि वह अनिका है। रोहित को अनिका पर पूरा भरोसा था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर अनिका ने कुछ ठान लिया है तो वह उसके लिए नामुमकिन नहीं है। लेकिन जो भयंकर मंजर रोहित मारवा अपनी आंखों से देख रहा था उसे अनदेखा करना भी संभव नहीं था। रोहित की चिंता बिल्कुल वाजिब थी। इसके बाद अनिका कौटिल्य की तरफ देखती है। कौटिल्य अपनी जगह से ही जवाब देता है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अनिका बिना किसी देरी के वहां से दौड़ पड़ती है और उसके साथ साथ एनी भी। इस वक्त एनी और अनिका रोबोट विविधकाय से काफी दूर पर थे। अब तक सभी कमांडोज को पूरा विश्वास हो गया था कि विविधकाय को यहाँ से कहीं दूर ले जाने की योजना पर कार्य किया जा सकता है, अथवा अगर वह किसी चादर के अंदर बंधा रहे तो अपनी सारी ऊर्जा को खोलकर वह निष्क्रिय हो सकता है। जैसे ही पायलट्स को अगला इशारा मिलता है, सभी हेलीकॉप्टर एक साथ आसमान में ऊपर की ओर उड़ते हैं ताकि वह विविधकाय को वहां से कहीं दूर ले जा सकें। लेकिन ठीक इसी वक्त वह सभी अपना नियंत्रण खोने लगते हैं। दरअसल अब लक्ष्य यह महसूस करती है कि विविधकाय किसी भी तरह से खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, तो वह अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करती है और विविधकाय को तेजी से बड़ा आकार देकर उसकी शक्ति का इस्तेमाल उसकी जगह पर ही ऊपर से नीचे की ओर तेज तेज झटके देने के लिए करना शुरू कर देती है, जिससे हेलीकॉप्टर्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है।
कई बार ऐसा लगता है जैसे कि दो हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा जाएंगे। हेलीकॉप्टर्स का आपस में क्रैश हो जाना बड़ा ही भयंकर मंजर होता है। इसमें न सिर्फ पायलट्स की जान चली जाती है, बल्कि किलोमीटर दूर तक इस दुर्घटना की खबर फैल जाती है। जब रोहित देखता है कि इस तरह हेलीकॉप्टर्स अपना बैलेंस खोकर नष्ट हो जाएंगे अथवा उनमें मौजूद पायलट आपस में टकराकर अपनी अपनी जान खो देंगे, रोहित मारवा अगली कमांड के लिए चिराग मेहता को इशारा करता है। रोहित मारवा का आदेश मिलते ही सभी हेलीकॉप्टर्स उसे अपने अपने बंधन से आजाद कर देते हैं और वह इस चादर में लिपटे हुए नीचे जा गिरता है। अब विविधकाय खुद को बचाने के लिए अलग ही तरीके का इस्तेमाल करता है। इसके बाद जो होता है उसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं। वह अपना आकार तेजी से बढ़ाता चला जाता है, जिससे कि वह यह पता लगा सके कि किस ओर से बाहर निकला जा सकता है। जैसे ही वह बाहर निकलने का रास्ता पता लगाने में कामयाब हो जाता है, वह अपना आकार दिवाली पर चलाए जाने वाले रॉकेट नुमा पटाखे जैसा बना लेता है और चादर का छोटा होने से पहले ही बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर वह जमीन पर जा गिरता है। उसके बाहर आते ही जॉन उसकी अब तक की नष्ट की गई सभी चीजों को बिजली की रफ्तार से उड़ा उड़ाकर उसी की ओर फेंकना शुरू कर देता है और उसे इस मलबे के नीचे दबा देता है। देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके ऊपर बड़ा सा पहाड़ आ खड़ा हुआ है। कुछ ही देर तक इस पहाड़ में किसी भी तरह की कोई हरकत दिखाई नहीं देती। तभी कमांडोज अपनी जगह से बाहर निकलकर उसके पास जाने के लिए तैयार होते हैं। ठीक उसी वक्त जोर के धमाके जैसी आवाज के साथ उसके ऊपर पहाड़ी पड़ी हुई सभी चीजें इधर से उधर उड़ती हुई नजर आती हैं और वह जोर की आवाज करते हुए रोबोट के रूप में अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाता हुआ उड़ खड़ा होता है। अब रोबोट विविधकाय और रोबोट जॉन आमने सामने थे। ठीक इसी वक्त अनिका अपने ब्लूटूथ में कहती है, कौटिल्य, इट इज योर टाइम, स्टार्ट नाउ। कौटिल्य जवाब देता है, यस मैडम, आई एम रेडी। कौटिल्य किसी भी सामान्य जैमर के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग जैमर क्रिएट किया था और वह भी खास रोबोट विविधकाय के लिए, ताकि उसे किसी भी तरह की कोई भी बाहरी मदद ना मिल सके। विविधकाय के सॉफ्टवेयर से वह लोग जान चुके थे कि उसे 3 किलोमीटर की रेंज में रहकर कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी कमान बदली जा सकती है और उसकी मदद भी की जा सकती है। इसीलिए अब यह जरूरी हो गया था कि इस वक्त यह पता लगाया जाए कि रोबोट विविधकाय सेल्फ मोड में लड़ रहा है या अभी भी रोबोट विविधकाय के रूप में कोई खास इंसान मैदान में उतरा हुआ है। रोबोट विविधकाय रोबोट जॉन के ऊपर हमला करता है। अब तक विविधकाय के नियंत्रण लक्ष्यों को यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि उसे सबसे पहले जॉन को अपने रास्ते से हटाना होगा। लक्ष्य भी इतने एडवांस रोबोट को अचानक से मारवा हाउस में प्रकट होता हुआ देखकर दंग रह गई थी। उन लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि विविधकाय से लड़ने के लिए कोई दूसरा रोबोट अचानक से सामने आ खड़ा होगा। लेकिन फिर भी लक्ष्य को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि विविधकाय का सामना करना संभव नहीं है और इसकी खास वजह थी उसकी सेल्फ रिपेयर कर लेने की खास टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से विविधकाय को कितना भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके खत्म नहीं किया जा सकता था। रोबोट विविधकाय को सिर्फ रोका जा सकता था, वह भी सिर्फ उसे व्यक्ति के द्वारा जिसके पास उसका कंट्रोल हो। जैसे ही विविधकाय का जोरदार पंच जॉन की तरफ आता है, जॉन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एक ओर हो जाता है। विविधकाय का वार खाली चला जाता है। जितनी तेजी से जॉन एक ओर होकर अपना बचाव करता है, उतनी ही तेजी से विविधकाय का दूसरा पंच जॉन की ओर बढ़ता है। जॉन इस बार भी अपना बचाव करने में सफल हो जाता है। इससे पहले कि जॉन पलटवार करता, विविधकाय के ऊपर पीछे की तरफ से एक जोरदार लात का वार होता है। यह रोबोट एनी थी। जैसे ही विविधकाय पीछे की तरफ मुड़कर देखता है, रोबोट एनी कहती है, रोबोट विविधकाय, अब बहुत हुआ, एक तरफ खेल, चलो अब सामना करो उनसे जो तुम्हारे जैसे हैं। अपनी बिरादरी से बाहर जाकर दूसरों को अपनी बहादुरी दिखाने का शौक तुम्हें जरूर किसी बुजदिल से ही मिला होगा। ताकत हमेशा अपने बराबरी वालों पर दिखाई जाती है या फिर खुद से बेहतर पर। चलो दिखाओ अपनी ताकत। फिर अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखकर दूसरे हाथ से खुद की ओर इशारा करते हुए कहती है, अगर असली मर्द हो तो एनी को प्रभावित करके दिखाओ। एनी की बातों का विविधकाय बोलकर कोई जवाब नहीं देना चाहता था और ना ही उसकी सेहत या दिमाग पर इसका कोई असर पड़ रहा था। लेकिन इन सब बातों का लक्ष्यों पर बहुत ही गहरा असर पड़ रहा था। उसे यह बातें तीर की तरह चुभ रही थी। यह बातें सुनकर वह एक पल के लिए उसका ऐसा मन हुआ कि खुद जाकर रोबोट एनी से भिड़ जाए। लक्ष्य जरूरत के हिसाब से रोबोट विविधकाय की कमांड चेंज करती थी। एक कमांड मिलने के बाद विविधकाय उसको पूरा करने में लग जाता था। अब रोबोट विविधकाय एनी की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वह जैसे ही अपने हाथों और पैरों से तेज वार करना शुरू करता है, एनी उसका प्रत्युत्तर देते हुए बिल्कुल वैसे ही मूवमेंट करते हुए उसे जवाबी हार देती है। ठीक इसी वक्त जॉन भी हवा में इधर से उधर छलांगे लगाकर उड़ते हुए एक के बाद एक वार करना शुरू कर देता है।
जब लच्छो को एहसास होता है कि वह दो रोबोट मिलकर विविधकाय पर भारी पड़ रहे हैं तो वह विविधकाय का आकार बड़ा कर देती है। अब वह एक 24 फुट लंबे और 5 फुट चौड़े रोबोट का आकार ले लेता है। जैसे ही जॉन उस पर हमला करता है, जॉन के हमले का विविधकाय पर कोई असर नहीं होता। कुछ देर बाद विविधकाय अपनी स्पीड का लाभ उठाकर जॉन को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे छुड़ाने के लिए एनी वार करना शुरू कर देती है। विविधकाय के लंबे चौड़े आकार पर इसका नाम मात्र भी कोई असर नहीं पड़ता। थोड़ी ही देर बाद वह अपने दूसरे हाथ से रोबोट एनी को भी पकड़ लेता है। उसके बाद दोनों को आपस में जोर जोर से टकराने लगता है। कई बार लगातार उन दोनों को परस्पर टक्कर देने के बाद उन्हें आसपास खड़ी हुई दीवारों के ऊपर पटक पटक कर पीटने लगता है और फिर अंत में जोर से जमीन पर फेंक देता है। इस घटना से एनी और जॉन दोनों को ही काफी क्षति पहुंचती है, लेकिन वह एक बार फिर से उठ खड़े होते हैं और अपने टूटे फूटे अंगों को ठीक करने लगते हैं। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर अब अनिका रोबोट विविधकाय पर हमला बोल देती है। वह अपनी पूरी स्पीड के साथ हवा में ऊंची छलांग लगाते हुए अपने सूट के फंक्शन की मदद से अपने हाथ के आगे एक नुकीली मजबूत रोड निकालते हुए विविधकाय के सीने पर पैर रखकर उसके कंधे तक पहुंच जाती है और उसकी आंख पर जोरदार वार करती है। वह अच्छी तरह से जानती थी यह आंखें ही कैमरे का काम कर रही हैं। अगर विविधकाय देख नहीं पाएगा तो लड़ भी नहीं पाएगा। जैसे ही विविधकाय अनिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, अनिका उसके सिर पर पैर रखते हुए दूसरे कंधे से होते हुए नीचे छलांग लगाकर जमीन पर खड़ी हो जाती है। लेकिन अनिका देखती है कि उसकी इतनी तेज वार का उसकी आंख पर कोई असर नहीं होता। अनिका एक बार फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराने का निश्चय करती है और वह फिर से छलांग लगाते हुए उसकी दूसरी आंख पर बिल्कुल इसी तरह से वार करती है। इस बार फिर से विविधकाय की स्पीड अनिका की स्पीड से कम रह जाती है। वह उसे हवा के झोंके की तरह महसूस होती है, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाता। अनिका की स्पीड पहले भी कम नहीं थी, लेकिन इस वक्त वह जिस तरह का प्रदर्शन कर रही थी वह अविश्वसनीय था। रोहित को लग रहा था कि यह उसके पहने हुए सूट का कमाल है, जिसकी वजह से अनिका की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अनिका खुद हैरान थी कि उसकी शक्तियां धीरे धीरे किस हद तक बढ़ चुकी हैं। यह सूट का कमाल नहीं था। पिछले काफी समय से अनिका मैदान में नहीं उतरी थी, और अगर उतरी भी थी तो उसे इतनी शक्ति की जरूरत नहीं पड़ी थी। आज लड़ते हुए उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसकी जरूरत के हिसाब से मानसिक शक्ति बढ़ती है, और इसी बढ़ी हुई मानसिक शक्ति के साथ साथ उसकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ जाती है। इस तरह एक के बाद एक अनिका ने अलग अलग पैतरों का इस्तेमाल करते हुए हर बार उसकी आंख पर वार किया। कभी वह उसके पीछे की ओर से कमर पर चढ़ते हुए उसकी गर्दन पर वार करती और फिर आंख पर गुस्सा दे मारती, तो कभी दीवार पर चढ़कर उसके ऊपर कूद पड़ती। तीसरी रोबोट रूपी अनिका को लड़ते हुए देखकर रोहित मारवा के कमांडोज में आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। उनके चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगती है। इसके अलावा चिराग मेहता, अब्दुल्ला और परशुराम सूर्यवंशी की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन रोहित मारवा अभी भी पूरी तरह से स्थिर होकर लगातार एकटक देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई खुशी। वह सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था ताकि वह अपनी अगली चाल चल सके और अनिका की मदद कर सके, साथ ही अनिका के इस दुश्मन को पूरी तरह से मलियामेट कर सके। विविधकाय के अनिका पर किए गए अब तक के सभी वार खाली चले गए थे, लेकिन इस तरह और देर तक अनिका से हारते रहना विविधकाय के लिए नुकसानदेह साबित होना था। अब वह अनिका से लड़ने की नहीं बल्कि उसको पकड़ने की कोशिश करता है। उसकी पहली कोशिश नाकामयाब रहती है। दूसरी कोशिश में भी वह अनिका को पकड़ नहीं पाता, लेकिन अपनी तीसरी कोशिश में वह कामयाब हो जाता है। अब तक विविधकाय रूपी लच्छों का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वह अनिका को पकड़ने के बाद उसे दो हिस्सों में तोड़कर फेंकना चाहती थी। उसके लिए वह अनिका नहीं बल्कि तीसरा रोबोट ही थी, इसीलिए वह उसके सभी पुर्जों को अलग अलग करके अलग अलग दिशाओं में फेंक देना चाहती थी। रोबोट विविधकाय अनिका को पकड़ने के बाद एक हाथ से उसका सिर पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता है। विविधकाय का आकार इतना बड़ा था कि अनिका उसके हाथ में किसी खिलौने जैसी दिखाई दे रही थी। वह अपने दोनों हाथों को विपरीत दिशाओं में खींचता है। इससे अनिका के शरीर पर काफी खिंचाव पड़ता है। वह काफी कोशिश करती है कि विविधकाय के हाथों से छूट जाए, लेकिन कामयाब नहीं होती। अनिका को इस तरह से विविधकाय के चुंगल में देखकर रोहित मारवा से रहा नहीं जाता। वह अपनी जगह से अनिका की ओर दौड़ पड़ता है। उसके पीछे पीछे सभी कमांडोज भी उसी ओर दौड़ पड़ते हैं। विविधकाय ने जिस फोर्स से अनिका के टुकड़े करने की कोशिश की थी, अगर वह सूट अनिका ने नहीं पहना होता तो शायद अब तक अनिका के शरीर के दो हिस्से हो चुके होते। विविधकाय के खींचने में इतनी अधिक ताकत थी कि वह सूट भी चर चर की आवाज करने लगता है। ठीक इसी वक्त अनिका खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश छोड़कर सूट के फंक्शन की मदद लेती है। अचानक से सूट के अंदर से बड़ी ही तेजी से
अजीब सी लिक्विड निकलने लगता है और विविधकाय के हाथ विपरीत दिशाओं में फिसल जाते हैं। अनिका उसके हाथों से छूटकर जाकर जमीन पर गिरती है। अनिका झटके से उठ खड़ी होती है। इस वक्त उसका एक घुटना जमीन पर था और दूसरा पैर मोड़कर उसका तलवा जमीन पर रखा हुआ था। एक हाथ भी जमीन पर रखा हुआ था और गर्दन रोबोट विविधकाय की तरफ उठी हुई थी। इससे पहले कि रोहित रोबोट विविधकाय के पास पहुंच जाता, अनिका उसके चुंगल से निकल चुकी थी। रोहित अनिका को उठाने के लिए अपनी हथेली का सहारा देता है। अनिका खड़ी हो जाती है और रोहित की आंखों में चिंता देखकर कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोहित अनिका से कहता है, अब तुम्हें और लड़ने की जरूरत नहीं है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अनिका रोहित के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, बस थोड़ी सी देर और, उसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे वही करना। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा प्लान कामयाब होगा। अनिका की इस लड़ाई का रोबोट विविधकाय के शरीर पर अब तक सिर्फ इतना ही परिणाम निकला था कि रोबोट के आंख नुमा कैमरा पर चटकने के निशान दिखाई देने लगे थे। अनिका के वार बेहद शक्तिशाली थे। अनिका अपने पहले मकसद में कामयाब रही थी। अब तक जॉन और एनी अपने सभी पुर्जों को ठीक कर चुके थे। एनी अपने कान में लगे हुए ब्लूटूथ के जरिए से धीरे से जॉन के लिए कोई संदेश देती है। जॉन बदले में एनी को अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरता है। अब एनी अपने ब्लूटूथ के जरिए अनिका से कहती है, इस बार हमारी बारी। इसके बाद वह दोनों तेजी से दौड़ते हुए रोबोट विविधकाय की तरफ दौड़ते हैं और विविधकाय की अपेक्षा के विपरीत बिना किसी हमले के उसके पीछे की ओर चले जाते हैं। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही विविधकाय पीछे की तरफ देखता है, जॉन और एनी दोनों बिजली की रफ्तार से वापस उसी की ओर दौड़ते हुए आ रहे थे। वह दोनों छलांग लगाते हैं और उसके दोनों तरफ मौजूद ऊंची ऊंची चीज़ों पर पैर रखते हुए उसके लगभग सिर की ऊंचाई तक पहुंचकर पीछे की ओर चले जाते हैं और फिर इसी तरह दौड़ते हुए आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं जब तक विविधकाय यह समझ पाता है कि उन दोनों के हाथों में एक मोटी वायर है जिसमें विविधकाय की गर्दन लपेटी जा चुकी है। तब तक जॉन और एनी एक बार फिर से दौड़ते हुए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अपने हाथ में पकड़ी हुई वायर को जमीन की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से विविधकाय का संतुलन बिगड़ जाता है और वह तेज आवाज के साथ जमीन पर जा गिरता है। वह अपने दोनों हाथों से दोनों वायरों को पकड़कर खड़ा होता है। जॉन और एनी उसके खड़े होते ही दोबारा से दौड़ते हुए गले में लिपटी हुई उस तार को उसके शरीर पर भी लपेट देते हैं और उसके बाद फिर से इस प्रक्रिया को दोहराते हुए उसे जमीन पर गिरा लेते हैं। वह फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसके साथ वही होता है जो पहले हुआ था। अब तक उसके शरीर के साथ साथ उसके हाथ भी तारों में लपेटे जा चुके थे, जिसकी वजह से वह खुद को आज़ाद कराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अब लच्छो समझ जाती है कि उसे विविधकाय को इन बंधनों से बाहर निकालने के लिए उसकी मदद करनी होगी। वह उसके आकार को छोटा करने की कमांड देती है। जैसे ही विविधकाय का आकार सामान्य होना शुरू होता है, अनिका अपने ब्लूटूथ के माध्यम से कौटिल्य से कहती है, यही सही वक्त है। कौटिल्य जवाब देता है, ओके मैडम। अब जैसे ही लच्छो अगली कमांड देने की कोशिश करती है, वह पाती है कि विविधकाय कमांड नहीं ले रहा था। ठीक इसी वक्त कौटिल्य अनिका से कहता है, काम हो गया है मैडम। अब अनिका रोहित की तरफ देखती है। रोहित तुरंत ही चिराग मेहता की तरफ देखकर अपनी गर्दन हिला देता है। चिराग बिना किसी देरी के कमांडोज को इशारा करता है। इशारा मिलते ही कमांडोज की छोटी सी टुकड़ी गाड़ियों से सवार होकर मारवा हाउस से बाहर की ओर निकल जाती है। इसका नेतृत्व स्वयं परशुराम सूर्यवंशी कर रहा था, जबकि अब्दुल रोहित मारवा के साथ मारवा हाउस में ही रुका था। कौटिल्य लगातार मारवा हाउस से बाहर गए हुए कमांडोज के संपर्क में था और उन्हें गाइड कर रहा था। यहाँ विविधकाय एक बार फिर से उठ खड़ा होता है। वह लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब चिराग रोहित से पूछता है, सर क्या अब शुरू करें? रोहित मारवा बदले में सिर्फ एक बार हल्की सी अपनी गर्दन हिलाता है। आगे की योजना पर कार्य करने का आदेश मिलते ही एक कमांडो अपने हाथ में आधुनिक तकनीक से बना एक नए प्रकार का हथियार लेकर सामने आकर खड़ा हो जाता है। यह मॉडर्न तकनीक से बनी हुई किसी भी छोटी मिसाइल लॉन्चर जैसी संरचना थी, जिसमें साइलेंसर लगा होने की वजह से आवाज होने की गुंजाइश नहीं थी। इसके अतिरिक्त इसका प्रभाव सीमित और घातक था। तात्पर्य, जिस पर निशाना साधा जाता उसके चिथड़े चिथड़े हो जाना तय था, लेकिन यह टारगेट के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। विविधकाय पर निशाना साधते ही इस पूरी प्रक्रिया को होने में 5 सेकंड का वक्त भी नहीं लगता।
विविधकाय का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर फैल जाता है। विविधकाय के इस तरह जमीन पर बिखरने से सभी के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं थे, जिसमें रोबोट, एनी और जॉन तो शामिल ही थे। इसके अलावा रोहित और अनिका भी थे। यह बिना पल के झपकाए उसी ओर देख रहे थे। कुछ ही पलों के बाद वहां मौजूद सभी लोग अविश्वसनीय घटना को अपनी आंखों से देखते हैं। देखने वालों के मुंह खुले और आंखें फटी की फटी रह जाती है। जमीन पर बिखरा हुआ विविधकाय के शरीर के छोटे छोटे हिस्से दोबारा से एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं और रोबोट विविधकाय जुड़कर एक बार फिर से निर्मित हो जाता है। इस बार उठकर खड़े होते ही वह एनी और जॉन पर हमला बोल देता है। इस बार जॉन और एनी भी आमने सामने की टक्कर लेने के लिए उससे भी जा भिड़ते हैं। उनके बीच चल रही यह लड़ाई बेहद रोमांचक थी। एनी दौड़ते हुए विविधकाय के पास जाती है और एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर जड़ देती है। विविधकाय कई कदम पीछे धकेला जाता है। इसके बाद वह भी बदले में उससे भी मजबूत गुस्से के साथ एनी के सीने पर वार करता है। अब जॉन अपने पैरों से विविधकाय की कमर पर वार करता है और उसके बाद उसकी ओर एक गुस्सा फेंकता है। जॉन उसके मुक्के को अपने पैर को हवा में उछालते हुए रोक लेता है और अपने दूसरे पैर से उसके चेहरे पर वार करते हुए उसे कई कदम पीछे धकेल देता है। यह लड़ाई काफी देर तक इसी तरह चलती जाती है। अब एनी विविधकाय की तरफ बढ़ती है तो विविधकाय उसकी ओर अपने पैर से वार करता है। एनी उसके पैर के वार को अपने हाथों से रोकती है और हाथों में आए उसके पैर को कसकर पकड़ लेती है। उसके बाद उसे तेजी से हवा में गोल गोल घुमाने लगती है। फिर उसे बिना छोड़े ही जमीन पर पटक देती है। लगातार एक के बाद एक कई बार वह उसे इसी तरह जमीन पर पटकती चली जाती है। तभी उसे अपने कान में अनिका की आवाज़ सुनाई देती है। अनिका कहती है, एनी उसे खुद से कुछ दूरी पर फेंक दो और उसके तुम्हारी ओर बढ़ने का इंतजार करो। एनी अपने मुंह से कोई जवाब नहीं देती। वह अनिका की ओर देखती है और बदले में सिर्फ अपनी गर्दन हिलाती है। अनिका प्रत्युत्तर इशारा मिलते ही फिर से रोहित को देखती है। रोहित फिर से अपनी उंगली को ऊपर उठाकर चिराग को इशारा करता है। चिराग अपनी गर्दन हिलाकर सर कहता है और कमांडोज को कार्यवाही के लिए आदेश देता है। अब एक बार फिर से कमांडोज तैयार हो जाता है और दौड़ते हुए सामने आता है। अपने एक घुटने को मोड़कर जमीन पर बैठ जाता है और विविधकाय पर निशाना साधता है। जैसे ही विविधकाय उठकर एनी की तरफ दौड़ने को शुरू करता है, अनिका ब्लूटूथ में कहती है, जॉन और एनी झुक जाओ। वह दोनों झट से अपनी गर्दन को झुकाकर नीचे बैठ जाते हैं। एक बार फिर से एक छोटी सी मिसाइल आकर विविधकाय के शरीर से टकराती है और उसका शरीर दोबारा से टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। इस बार अनिका पहले से भी ज्यादा ध्यान से इन टुकड़ों की तरफ देखती है। यह टुकड़े फिर से पहले की तरह ही एक दूसरे के करीब आते हुए जुट जाते हैं। अनिका ने सुनिश्चित किया कि इस बार भी पहले ही वाली प्रक्रिया ही दोहराई गई थी। शरीर के बाकी सभी हिस्से हार्ट के पास आए थे। इससे वह स्पष्ट था कि उन्हें कंट्रोल करने वाली डिवाइस हार्ट एरिया में है। अब अनिका अपने ब्लूटूथ में सभी को बताते हुए कहती है, उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाली डिवाइस उसके हार्ट एरिया में है। उसके बाद आगे कहती है, एनी और जॉन, क्या तुम तैयार हो? वह दोनों जवाब देते हैं, जी मैडम, हम पूरी तरह तैयार हैं। वहाँ मारवा हाउस से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर लगातार इधर से उधर दौड़ती हुई गाड़ियों में से एक फुली ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठी लच्छो अभी भी इसी प्रयास में जुटी हुई थी कि वह विविधकाय को स्क्रीन पर देख पाए, किंतु ना तो वह उसे विविधकाय के अंदर लगे हुए कैमरे के जरिए उसे देख पा रही थी और ना ही सैटेलाइट के जरिए वह उसे ट्रेस कर पा रही थी। लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी, क्योंकि वह खुद एक बड़ी हैकर थी। उसे यह समझने में अधिक देर नहीं लगती कि जरूर कोई बड़ी गड़बड़ है। इसीलिए वह विविधकाय की रेंज के बिल्कुल लास्ट पॉइंट की ओर गाड़ी को बढ़ा देती है और फिर से अपनी उसी काम में जुट जाती है। वह कई बार कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं होता। तब वह यह पता लगाने की कोशिश करती है कि ऐसा किस वजह से हो रहा है, किंतु कोई भी कारण उसके हाथ नहीं आता। यदि वह कारण का पता लगा पाती तो उसका कोई ना कोई उपाय भी अवश्य खोज लेती, परंतु इस वक्त वह अपने सभी प्रयासों के बाद भी असफल हो जाती है। सिर्फ लक्ष्य ही नहीं, जो इस वक्त विविधकाय की स्थिति को लेकर परेशान थी, हर्षिता और योगेश भी आसपास ही एक अन्य गाड़ी में मौजूद थे, जिसकी ड्राइविंग सीट पर खुद योगेश बैठा हुआ था और पैसेंजर सीट पर बैठी हर्षिता की आंखें लैपटॉप पर टिकी हुई थी। यहाँ मारवा हाउस में अनिका रोहित की तरफ देखती है और कहती है, अब मेरी बारी, मैं बस 5 मिनट में अपना काम खत्म करके आती हूँ। बदले में रोहित अनिका की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और एक बार हल्के से अपनी गर्दन को हिलाता है। अनिका दौड़ते हुए विविधकाय की ओर बढ़ जाती है।
जब अनिका, एनी और जॉन एक लाइन में खड़े होते हैं तब तीनों अपने दाएं हाथ को अपनी कमर के पीछे की ओर ले जाते हैं और अपनी अपनी कमर से कुछ निकालने के बाद आगे बढ़ते हैं। इस बार एनी, जॉन और अनिका तीनों एक साथ हमला करते हैं, लेकिन इस बार उनका हमला हाथ पैरों से किए गए वार नहीं थे। उन तीनों ने अपने हाथों से छोटी शाइनिंग रोड पकड़ी हुई थी। यह कोई सामान्य छड़ी नहीं थी, बल्कि तलवार से भी 100 गुना तेज धार की शक्ति रखती थी। यह एक ऐसी डिवाइस थी जिससे तेज लेजर लाइट निकलती थी। यह आसानी से बड़ी चट्टान के 2 टुकड़े कर सकती थी। एनी और जॉन विविधकाय की आंखों में कैमरे पर लेजर लाइट से वार करते हैं और वहीं अनिका लेजर लाइट की मदद से उसके सीने को चीरने के लिए निशाना बनाती है। कुछ ही पलों में उसके आंखों पर लगे हुए कैमरे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस लेजर लाइट की पावर इतनी अधिक थी कि विविधकाय के शरीर की तेजी से खुद को रिपेयर कर लेने की तकनीक भी धीमी पड़ गई थी। इसी लेजर लाइट से बने हुए कट की वजह से अनिका विविधकाय के सीने पर मौजूद ना दिखाई देने वाले स्विच को देख पाती है। अब वह लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे विविधकाय की ओर आगे बढ़ती है। विविधकाय अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पाता। इस वक्त विविधकाय पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका था। वह चाहकर भी किसी और बढ़ नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर इस तरीके से कांप रहा था जैसे बिजली के तेज झटके लगने पर किसी मानव का शरीर कांपता है। अनिका उसके पास पहुंचकर लेजर लाइट को रोकती है और तेजी से विविधकाय के सीने पर लगे हुए स्विच को ऑफ कर देती है। अनिका के ऐसा करते ही विविधकाय अपनी जगह पर ही खड़ा रह जाता है। अनिका के ऐसा करते ही जॉन और एनी भी अनिका के करीब आ जाते हैं। अनिका ब्लूटूथ में बोलती है, मिस्टर मारवा, इट इज डन। अनिका की बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रोहित अनिका की तरफ आगे बढ़ने लगता है। चिराग भी उसके साथ साथ पीछे पीछे चल पड़ता है। उन दोनों को आगे बढ़ते हुए देखकर अब्दुल और उसके साथी अभी भी रोहित के चारों तरफ उसे घेर कर चलने लगते हैं। रोहित अपने हाथ से उन्हें इशारा करता है। उसका मतलब था आराम से, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अब तक विविधकाय को जमीन पर कई बार गिरने के बाद दोबारा खड़े होते हुए देखने के कारण अब्दुल के मन में संतोष नहीं था। इसीलिए वह अपने साथियों को इशारा करता है। वह रोहित के आगे से हट जाते हैं, लेकिन अभी भी उसे बाकी के 3 ओर से घेर कर आगे बढ़ रहे थे। कौटिल्य अपनी जगह से यह सब कुछ देख रहा था, लेकिन वह अपनी जगह पर बैठा हुआ लगातार कमांडोज की उस छोटी सी टुकड़ी को गाइड कर रहा था जो मारवा हाउस से बाहर निकली थी। लेकिन भूमिका उसे अपनी जगह पर छोड़कर विविधकाय की ओर बढ़ जाती है। विविधकाय के करीब पहुंचते ही सबसे पहले अब्दुल अपनी गन को कसकर पकड़ते हुए कहता है, क्या यह मर गया? अब्दुल की बात सुनकर रोहित और अनिका के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देने लगती है, लेकिन वह दोनों चुप रहते हैं। तभी रोबोट एनी जवाब देती है, मशीन मरती नहीं है, वह या तो बंद हो जाती है या फिर खराब हो जाती है। उसकी बात सुनते ही अब्दुल बेहद हैरानी से उसकी तरफ देखता है। अब जॉन आगे कहता है, घबराओ मत, फिलहाल इसे मैडम अनिका ने बंद कर दिया है और अब एनी इसे खराब कर देगी। अब्दुल को जॉन की बात का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी उसे इस बात का सब्र था कि वह एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकल आए हैं। रोहित अनिका के कंधे पर हाथ रखता है। अनिका रोहित की तरफ देखती है। रोहित की आंखों में अनिका के लिए गर्व और प्यार दोनों ही दिखाई दे रहे थे। अगर उसके आसपास सभी मौजूद ना होते तो वह अनिका को कसकर अपने गले से लगा लेता और दोनों बाहों में लेने के बाद बहुत देर तक उसे देख खुद से अलग नहीं होने देता। लेकिन इस वक्त अपने मन की भावनाओं पर नियंत्रण रख लेने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। किंतु अनिका उसके मनोभावों को आसानी से उसकी आंखों में पड़ सकती थी, इसीलिए वह बड़े ही प्यार से कहती है, मिस्टर मारवा। रोहित बदले में फिर से एक प्यारी सी मुस्कान देता है। अब अनिका एनी की तरफ देखती है। एनी कहती है, अब आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। इसके सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं पूरी तैयारी पहले ही कर चुकी हूँ। फिर जॉन कहता है, और इसके बॉडी मटेरियल को आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इसे नष्ट करने के लिए जो प्रक्रिया आप तैयार करके छोड़ आई थी उसी के अनुसार इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। यह सब सुनकर सभी लंबी राहत की सांस लेते हैं। जब भूमिका को लगता है कि मामला पूरी तरह से हाथ में आ चुका है और खतरा टल गया है, तब वह अनिका के करीब आती है और धीरे से उसके कान में कहती है, प्रीति की कॉल थी। उसका कहना है कि किसी कमांडो की हालत काफ़ी नाजुक है, उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अनिका रोहित की तरफ देखती है और कहती है, अभी मुझे प्रीति के पास जाना होगा। रोहित हल्के से गर्दन हिला देता है। रोहित अब्दुल की तरफ देखकर कहता है, सभी को रिलैक्स होने के लिए कह दो। अब अब्दुल कहता है, अभी हम रिलैक्स नहीं हो सकते। उसके ऐसा कहते ही रोहित और चिराग आश्चर्य से उसकी ओर देखते हैं। अब अब्दुल अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाकर मारवा हाउस में चारों तरफ फैली हुई तबाही की तरफ इशारा करते हुए कहता है,
हमें सुबह होने से पहले इसे भी तो समेटना है। आप जाकर आराम कीजिए, हम अपना काम खत्म करके फिर आराम करेंगे। अनिका भूमिका के साथ सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ चली जाती है। रोहित चिराग के साथ मारवा हाउस के डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ जाता है। वहीं एनी और जॉन विविधकाय को उठाकर अपनी सीक्रेट अंडरग्राउंड रिसर्च लैब में ले जाते हैं। इधर सभी के चले जाने के बाद कहीं दूर छिपकर खड़े हुए सनी और ओमकार अपनी ही जगह पर अंधेरे से बाहर निकलकर उजाले में आ जाते हैं। उनकी स्थिति इस वक्त ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। उन दोनों ऑनलाइन गेम के दीवानों ने आज अपनी आंखों से वह देखा था जो वह अपनी गेम में भी कभी नहीं देख पाए थे। दोनों ही एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन किसी के भी मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। फिर काफी देर बाद सनी कहता है, क्या हम ऑनलाइन गेम की दुनिया में हैं? ओमकार बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। फिर वह अपने गले पर अपना हाथ रखता है और तब कहीं जाकर उसके मुंह से शब्द निकलते हैं। वह जवाब देता है, नहीं, हमने जो कुछ भी देखा वह सच है। अब सनी कहता है, भाई भूल जाओ कि तुमने कुछ देखा, सोच लो कि हम सपना देख रहे हैं। अब ओमकार जवाब देता है, क्या मैं पागल हूँ जो इस भयंकर सच को याद रखूंगा? अगर हमने मुंह खोला तो समझो सच की गेम के अंदर पहुंच गए। फिर एक पल रुककर आगे कहता है, फिलहाल मुझे मरने का कोई शौक नहीं। अभी मुझे अपने गेम एप्लीकेशन के बिजनेस को बढ़ाना है, फिर प्रीति से शादी करनी है, अपने बच्चों के साथ बैठकर गेम्स खेलने हैं। अब सनी कहता है, सही कहा तुमने, मुझे भी रोहित भैया के हाथों से मरने का कोई शौक नहीं। मैं उनके प्यार के साए तले ही खुश हूँ। मैं उनके किसी भी दूसरे रूप के दर्शन नहीं करना चाहता। उनके बारे में जो अफवाहें सुनी थी, आज हकीकत में पता चला कि वह उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। पता नहीं वह हम सभी से इतना प्यार कैसे कर लेते हैं। फिर वह दोनों वहीं लॉन में चेयर डिजाइन के बने हुए पत्थरों पर बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद जब इस सदमे से बाहर आते हैं तब ओमकार कहता है, हम यहाँ इसीलिए रुके थे ताकि खतरे के वक्त प्रीति की मदद कर सके, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। प्रीति ही नहीं, उसके अलावा कोई भी फीमेल यहाँ दिखाई नहीं दी, सिवाय तुम्हारी भूमिका दी के। अब सनी कहता है, वह पुलिस ऑफिसर है, उनका यहाँ होना असामान्य नहीं है। तुम चिंता मत करो, अनिका भाभी और मेरी होने वाली भाभी दोनों ही सुरक्षित होंगी। यह सुनते ही ओमकार का मन एकदम शांत हो जाता है और उसे यह सोचकर बेहद सुकून मिलता है कि वह दोनों एकदम सही सलामत होंगी। अब सनी कहता है, मुझे लगता है कि हमें वापस जाकर घर के अंदर कहीं छिप जाना चाहिए। अगर हमें किसी ने यहाँ देख लिया तो हमारी कब्र भी यहीं खुद जाएगी। ओमकार कहता है, तुम ठीक कहते हो, बिना वजह डांट खाने का कोई मतलब नहीं बनता। चलो यहाँ से चलना ही ठीक होगा। ऐसा कहकर दोनों दोस्त बड़े मारवा हाउस की बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अब सुबह होने में ज़्यादा वक्त नहीं था। बहुत जल्द ही सूरज की लालिमा आसमान में दस्तक देने वाली थी। कौटिल्य अपने कान में लगे हुए ब्लूटूथ के जरिए परशुराम से कहता है, वह गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से सिर्फ 3 गाड़ी आगे है। परशुराम सूर्यवंशी अपने आदमियों को इशारा करता है। वह अपनी स्पीड बढ़ाकर उस गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद वह जो देखते हैं उसे देखकर दंग रह जाते हैं। परशुराम सूर्यवंशी कौटिल्य को जवाब देते हुए कहता है, यह गाड़ी खाली है, सेल्फ मोड में चल रही है। फिर परेशान होते हुए गुस्से भरी आवाज में कहता है, हम इसका पीछा करते हुए बहुत दूर तक निकल आए हैं, दुश्मन हाथ से निकल गया है। इतनी कोशिश करने के बाद भी हम उस तक नहीं पहुंच पाए। वह बेहद चालाक है। दरअसल जब काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी जब लच्छो विविधकाय से किसी भी तरह संपर्क स्थापित नहीं कर पाती, तब वह ठंडे दिमाग से काम लेती है और उसे यह समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि यह एक ट्रैप है जिसमें फंसाने के लिए बहुत सोच समझकर काम किया जा रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाती, वह वहाँ से निकलने के बारे में सोचती है, लेकिन कौटिल्य की सोच उससे कहीं आगे चल रही थी। सैटेलाइट की मदद से वह आसानी से उन 2 गाड़ियों की पहचानने में सफल हो जाता है जो मारवा हाउस से 3 किलोमीटर की रेंज में लगातार इधर से उधर दौड़ रही थी। इसीलिए कौटिल्य के दिशा निर्देश में उसका पीछा करते हुए परशुराम के साथ मारवा हाउस से बाहर निकली हुई टुकड़ी का एक हिस्सा लच्छो की गाड़ी का पीछे करने लगता है और दूसरा हिस्सा उस गाड़ी का पीछा करने लगता है जिसमें हर्षिता और योगेश थे। लेकिन बदकिस्मती से हर्षिता और योगेश लच्छो जितने काबिल और चालाक नहीं थे। जब लच्छो को इस बात का एहसास होता है कि उसकी कार का लगातार पीछा किया जा रहा है, तो वह बड़ी ही सफाई से गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे ऑटोमेटिक मोड में डालकर अपने लैपटॉप और उसमें रखे हुए जरूरी सामान के साथ बाहर निकल जाती है। गाड़ी से बाहर निकलने से पहले ही उसने गाड़ी के सिस्टम को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया था। इसके बाद वह अपनी गाड़ी के सिस्टम को लैपटॉप की मदद से चलाने लगती है। जैसे ही वह मारवा हाउस की सिक्योरिटी गार्ड को उसमें झांकते हुए देखती है, वह समझ जाती है कि वह अपने मकसद में कामयाब हो गई है।
इससे पहले कि गार्ड्स उस गाड़ी तक पहुंचकर उसके बारे में कुछ और पता लगा पाते, वह गाड़ी को हाईवे से नीचे गिराकर ब्लास्ट कर देती है। इस ब्लास्ट को देखकर परशुराम सूर्यवंशी को बेहद हताशा होती है, लेकिन ठीक इसी वक्त परशुराम के वॉकी टॉकी पर उसके आदमी उसे एक इम्पोर्टेंट सूचना देते हैं और वह अपने बाकी आदमियों के साथ उनकी ओर बढ़ जाता है। लच्छो बड़ी ही आसानी से खुद को बचाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन वह बेहद हैरान थी कि आखिर वह कौन हो सकता है जिसने उसे टक्कर दी। लच्छो एक बेहतर हैकर और ऑपरेटर थी। उसे मुंह तोड़ जवाब देना किसी ऐरे गैरे के वश की बात नहीं थी। दरअसल वह नहीं जानती थी कि उसका पाला किससे पड़ा था। कौटिल्य बेहतर नहीं बल्कि विश्व का बेहतरीन हैकर था। अनिका ने विविधकाय को खत्म करने के लिए इतना वक्त सिर्फ इसलिए लिया था ताकि वह मास्टरमाइंड के करीब पहुंच सके। अनिका को पूरा यकीन था कि उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वह जरूर इस मास्टरमाइंड से हासिल हो सकेगी, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने वाला इंसान ना तो किसी ड्रग के असर में हो सकता है और ना ही कोई ऐरा गैरा। वह निश्चित ही दमयंती देवी का कोई खास होगा, और खास के पास अक्सर सभी सूचनाएं होती हैं। यहाँ जैसे ही परशुराम सूर्यवंशी अपने साथियों के साथ बाकी के साथियों तक पहुँचता है, वह देखता है कि वह सभी एक गाड़ी को घेर कर खड़े थे। सभी के हाथों में अपनी अपनी पिस्तौल थी और किसी को निशाने पर ले रखा था। परशुराम आगे जाकर देखता है तो उसमें एक लड़की और दूसरा आदमी दिखाई देता है। यह वही लोग थे जिनका पीछा करने के लिए परशुराम और उसके साथी मारवा हाउस से बाहर निकले थे। इस वक्त उनकी गन पॉइंट पर हर्षिता और योगेश थे। उन दोनों के मिलने के बाद उनके साथ क्या किया जाए यह जानने के लिए परशुराम सूर्यवंशी अनिका से बात करने के लिए कॉल करता है, लेकिन वह संपर्क नहीं कर पाता क्योंकि इस वक्त अनिका प्रीति के साथ एक जरूरी ऑपरेशन में बिजी थी। अब परशुराम सूर्यवंशी चिराग को कॉल करता है और अपनी परेशानी कह सुनाता है। चिराग परशुराम सूर्यवंशी को होल्ड पर रखता है और रोहित से पूछता है, सर हमारे आदमियों ने कन्फर्म कर लिया है वह उन्हीं के आदमी हैं। परशुराम सूर्यवंशी अनिका मैडम से बात नहीं हो पा रही है, वह परेशान है कि अब आगे इन दोनों का क्या करना है। रोहित मारवा सख्त आवाज में जवाब देता है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि क्या करना है। चिराग जवाब देता है, जी सर। चिराग परशुराम से कहता है, उनसे इन्फॉर्मेशन लो और अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वह हमारे किसी काम के नहीं। उनके साथ वही करो जो किया जाना चाहिए। इतनी तबाही के बदले में दुश्मनों को भी कुछ उपहार स्वरूप मिलना चाहिए। परशुराम सूर्यवंशी जवाब देता है, ठीक है बिल्कुल ऐसा ही होगा। परशुराम उन दोनों के पास जाकर गन पॉइंट पर पूछता है, आकाश कहाँ है। हर्षिता और योगेश के चेहरे पर डर से पसीने की बूंदें नजर आने लगती हैं। योगेश कहता है, कौन आकाश, हम किसी आकाश को नहीं जानते। अब परशुराम सूर्यवंशी अपनी गन को उसके माथे पर रखते हुए उस पर दबाव बनाते हुए कहता है, आकाश गुलेरिया, अनिका गुलेरिया का भाई, कुछ याद आया। यह सुनते ही अब योगेश की जीभ लड़खड़ाने लगती है, वह हड़बड़ाने लगता है। परशुराम सूर्यवंशी बड़े ही आराम से योगेश से कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुमने अपने लिए जो भी चुनाव किया होगा वही सबसे अच्छा होगा। इसके बाद परशुराम सूर्यवंशी अपने आदमियों को इशारा करता है, वह हर्षिता के सीने पर गोली चला देता है। गोली चलते ही योगेश बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है। रोते रोते कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो। परशुराम कहता है, ठीक है, अगर तुम भी कुछ नहीं जानते तो तुम भी हमारे किसी काम के नहीं। जाओ अपने अंतिम घर, सुकून से जाओ, गुड बाय। उसके ऐसा कहते ही योगेश कहता है, रुको रुको मैं बताता हूँ। दिल्ली का सुनसान वीरान इलाका। परशुराम सूर्यवंशी अपने आदमियों को इशारा करता है। वह अपनी अपनी तानी हुई पिस्तौल पीछे कर लेते हैं। परशुराम सूर्यवंशी कहता है, बताओ क्या जानते हो। योगेश घबराते हुए कहता है, हम छोटे मोटे प्यादे हैं, हमें इन सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर बता सकता हूँ कि आपको जो भी जानकारी चाहिए वह किसके पास होगी। इस पर परशुराम सूर्यवंशी बड़ी ही सख्त भावों के साथ अपने गले से की आवाज़ निकालता है। योगेश कहता है, वह माँ साहिब की बेहद खास है। एक सिर्फ वही है जिससे माँ साहिब प्यार से बात करती है, जिसकी हर कही बात पूरी होती है। माँ साहिब उसकी कभी किसी बात को टालती नहीं है। माँ साहिब को उस पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। हम में से किसी ने भी उसका चेहरा कभी नहीं देखा है। वह हमेशा अपना चेहरा ढककर रखती है, लेकिन उसकी आवाज़ और चाल ढाल से मैं बता सकता हूँ कि वह लगभग 27 से 30 वर्ष की उम्र के बीच की है। उसका नाम लच्छो है। वह भी यहाँ हमारे आसपास ही थी। अगर कोशिश करोगे तो शायद मिल भी जाए, पर उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है।
वह खुद कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की बहुत बड़ी जानकार है। फिर कुछ सोचते हुए कहता है, वह क्या कहते हैं? हाँ, हैकर। वह बहुत बड़ी हैकर है। उसमें और भी बहुत सारी खूबियां हैं। ज़्यादातर सभी चीज़ें उसे अच्छी तरह से आती हैं। वह कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, यह कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं। इतना कहने के बाद वह अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी किसी से कोई जात या दुश्मनी नहीं है। हम हुक्म के गुलाम हैं, जितना कहा जाता है उतना करना हमारी मजबूरी है। मना करने की सजा मौत है। अब परशुराम सूर्यवंशी कहता है, लेकिन तुमने जिस काम के लिए हाँ की उसकी सजा भी वही है। तुम लोगों ने जिसके घर तक पहुंचने की भूल की है वह तुम सबका बाप है। फिर परशुराम सूर्यवंशी नीचे की तरफ झुकते हुए उसके चेहरे के बिल्कुल सामने आकर कहता है, तुमने अपराध किया है तो दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा। हम तुम्हारे लिए नरक का रास्ता आसान कर रहे हैं। यदि तुम अपने आकाओं के हाथ लागोगे तो वह तुम्हें जीते जी नरक के दर्शन करवा देंगे। तुम्हें हमारे इस एहसान के बदले शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसा कहकर परशुराम सूर्यवंशी अपने आदमियों की तरफ देखता है और पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ता है। हर्षिता की सांसें अभी भी चल रही थी। दर्द के मुकाबले मौत का डर उसकी आंखों में कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा था। मारवा हाउस। अब तक सूरज की लालिमा आकाश में दिखाई देने लगी थी। सुबह हो चुकी थी। बेहद भयानक और खतरनाक रात के बाद सुकून भरा दिन का उजाला अत्यंत मनमोहक लग रहा था। सभी के चेहरों पर बड़ी ही शांति दिखाई दे रही थी। इतनी मशक्कत भरी रात बिताने के बाद भी किसी के चेहरे पर थकावट का नामो निशान नहीं था। सभी के चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। सभी जल्दी जल्दी अपने अपने कामों पर पूरा करने के लिए लगे हुए थे। वे जल्द से जल्द मारवा हाउस को ऐसी स्थिति में लाना चाहते थे जिससे कि रात के भयंकर खेल का किसी को नामो निशान ना लग सके। कुछ ही देर में परशुराम सूर्यवंशी और उसकी टीम के सभी साथी अपने काम को अंजाम देकर वापस मारवा हाउस लौट आते हैं। उसकी टीम के कुछ साथी तेजी गति से सीधा सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ चले जाते हैं, जबकि वह और उसके बीच हुए सभी साथी वापस आने के बाद सीधा रोहित मारवा के पास पहुंच जाते हैं। रोहित के चेहरे को देखकर बिल्कुल भी यह नहीं कहा जा सकता था कि बीती रात इतनी सारी घटनाएं उसके अपने घर के अंदर हुई हैं। उसका चेहरा एकदम शांत था और बड़े ही आराम से बैठा हुआ था, जैसे कि घर में कुछ हुआ ही ना हो। पूरी रात अच्छी नींद लेने के बाद जागकर सुबह का आनंद ले रहा हो। परशुराम सूर्यवंशी जल्द से जल्द सारी बीती हुई घटना का विस्तार अनिका और रोहित को सुनाना चाहता था, लेकिन उसे अनिका कहीं दिखाई नहीं देती। वह रोहित के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही रोहित उसके चेहरे की तरफ देखता है तो तुरंत उसके मनोभावों को समझ जाता है। परशुराम सूर्यवंशी चाहता था कि रोहित मारवा उसे बोलने की इजाज़त दे, लेकिन इसके विपरीत रोहित मारवा उसे कुछ भी बोलने से रोक लेता है और कहता है, बैठो परशुराम, थोड़ा आराम कर लो, थक गए होगे। रोहित ने उसे जिस ओर बैठने के लिए इशारा किया था। जब वह उस तरफ देखता है तो अब्दुल भी बैठा हुआ नजर आता है। जब नज़र थोड़ी और आगे जाती है तो चिराग मेहता भी वहीं बैठा हुआ दिखाई देता है। परशुराम सूर्यवंशी को यह समझने में जरा भी देरी नहीं लगती कि रोहित मारवा चाहता था कि अनिका के वापस आने के बाद ही सारी बातचीत की जाए। इसीलिए परशुराम सूर्यवंशी अपने साथ मौजूद कमांडो साथियों की तरफ देखता है। वह तुरंत उसका इशारा समझ जाते हैं और वहां से अपने अपने कामों के लिए अपने साथियों की मदद करने के लिए वापस लौट जाते हैं। परशुराम सूर्यवंशी वहीं उसी कतार में जाकर अब्दुल के पास बैठ जाता है, जिसमें सभी बैठे इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद कौटिल्य भी अपने सभी कामों को निपटाकर वहां आ पहुंचता है। सभी को चुपचाप इस तरह बैठे हुए देखकर वह उल्टे कदम लौटने लगता है। तभी उसे रोहित मारवा की आवाज़ सुनाई देती है, कौटिल्य। उसकी आवाज़ सुनते ही वह वहीं अपनी जगह पर रुक जाता है और रोहित की तरफ मुड़कर देखने लगता है। अब रोहित कहता है, क्या बात है, काफ़ी परेशान लग रहे हो। कौटिल्य कहता है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वह आगे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही रोहित उसकी बात को काटते हुए कहता है, तो फिर हमारे पास बैठो और थोड़ी देर आराम कर लो। कौटिल्य रोहित की तरफ पलटकर इनकार कर सके, इतना साहस उसमें नहीं था। वह बिना कुछ कहे चुपचाप उसी कतार में आगे की ओर बढ़ने लगता है। कौटिल को इस तरह अपनी ओर आते हुए देखकर चिराग, अब्दुल और परशुराम सूर्यवंशी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कौटिल तुरंत समझ जाता है कि उन सभी को यहाँ इसी तरह बिठाया गया है और वह चाहकर भी यहाँ से उठ नहीं सकते। उन सभी के चेहरों की नटखट मुस्कान देखकर कौटिल भी मुस्कुरा देता है। फिर मन ही मन सोचता है, न जाने अब सबकी क्लास लगनी है या कोई नया आदेश पारित होना है।
कोटिल के लिए इस वक्त मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि वह जल्द से जल्द अनिका से मिलना चाहता था, किंतु वह कहीं कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। दरअसल वहां मौजूद हर शख्स जल्द से जल्द अनिका से मिलना चाहता था, क्योंकि सभी के पास उसे देने के लिए या तो कोई महत्वपूर्ण सूचना थी अथवा उससे महत्वपूर्ण आदेश प्राप्त करने के इंतजार में था। हालांकि अनिका के इस महत्वपूर्ण काम को रोहित भी कर सकता था, लेकिन वह अलग ही मूड में बैठा हुआ था। कोटिल सभी के पास जाकर बैठ तो जाता है, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं होता। वह तुरंत अपने फ़ोन से भूमिका को मैसेज करता है। भूमिका, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस वक्त अनिका मैडम कहाँ है? भूमिका भी इस वक्त सीक्रेट अंडरग्राउंड में ही थी। जैसे ही वह कोटिल का मैसेज देखती है, तुरंत उसका जवाब देती है। अनिका को कम से कम आधे से 1 घंटा और लगने वाला है। वह ऑपरेशन में बिजी है। आर्मी हेडक्वार्टर। सिर्फ मारवा हाउस ही वह जगह नहीं थी जहां कमांडोज और घर के लोगों में अपनी पूरी रात नींद के नाम पर पलक भी नहीं झपकाई थी। सारी रात एक औचक मुसीबत को सिर पर झेलते हुए और उसका सामना करते हुए बिता दी थी। आर्मी हेडक्वार्टर में भी मार्शल के ऑर्डर पर पूरी टीम स्टैंड बाय में थी। वह अपनी सैटेलाइट के थ्रू पूरी रात मारवा हाउस पर निगाह बनाए हुए थे। लक्ष्य पूरी रात सिक्योर लाइन के थ्रू अपने साथियों के साथ लाइन पर बना हुआ था और हर पल की जानकारी पर निगाह बनाए हुए था। वह सभी सैटेलाइट के थ्रू सिर्फ उतना ही देख पाए जब तक विविधकाय से लड़ाई चल रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं देख पाए। वह हैरान थे कि मारवा के पास हर प्रकार की आधुनिक तकनीक के बेस्ट नमूने हैं, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे मारवा हाउस को हर तरीके से सुरक्षित किया हुआ है। कल की रात की सिक्योरिटी का पूरा क्रेडिट कौटिल्य को जाता था। उसी ने यह सब कुछ सुरक्षित किया था। सुबह होते होते अपने शस्त्रों के द्वारा आर्मी ऑफिसर को भी यह जानकारी मिल जाती है कि अब मारवा हाउस पूरी तरह से समस्या से निपट चुका है। उन्हें किसी भी प्रकार से आर्मी की मदद की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यह सुनकर मार्शल को बेहद तसल्ली मिलती है और वह अपनी बटालियन को आराम से होने की कमांड दे देता है। वह सभी अपनी अपनी बैरक में लौट जाते हैं। उधर लक्ष्य भी लंबी गहरी सांस लेता है। उसके बाद वह आनंद सागर को भी एक मैसेज टाइप करके भेज देता है, अब सब ठीक है, नथिंग टू वेरी। मारवा हाउस। अनिका अपना पूरा काम करने के बाद प्रीति और भूमिका के साथ सीक्रेट अंडरग्राउंड से बाहर निकल आती है। बाहर आने के बाद वह तीनों भी सीधा डाइनिंग हॉल में पहुंच जाती हैं। सबको कतारबद्ध तरीके से बैठा हुआ देखकर अनिका को थोड़ी हैरानी होती है। उन सभी को बैठा हुआ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह ऑपरेशन थिएटर में से जिस मरीज का ऑपरेशन करके निकली हो, उसके बाहर उसके सभी परिवारजन बैठे हों और यह सुनने के लिए बाहर बैठे हों कि अब उसकी तबीयत कैसी है। अनिका भी बड़े ही आराम से मुस्कुराकर सभी को चीयर अप करते हुए कहती है, चिंता की कोई बात नहीं है, पेशेंट खतरे से बाहर है, अब आप सभी लोग भी जाकर थोड़ा आराम कर ले। अनिका के मुंह से यह सुनकर सभी रोहित की तरफ देखने लगते हैं। रोहित भी मुस्कुराकर अपने हाथ और गर्दन से इशारा कर देता है, जिसका मतलब था कि जो हुक्म हुआ है उसका पालन किया जाए। अब उन सभी की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तब से लेकर अब तक रोहित ने उन सभी को अनिका के आने तक के लिए बैठाकर रखा था और अब अनिका के आते ही उन सबको जाने के लिए कह रहा है। उन सभी के चेहरे की हैरानी देखकर अनिका कहती है, आप सभी ने मिलकर बहुत बढ़िया काम किया है, आगे की बातें हम बाद में करेंगे, अभी आप सभी को आराम कर लेना चाहिए। यह सब सुनकर सबसे पहले चिराग उठता है और मुस्कुराकर कहता है, हैव ए नाइस डे मैडम एंड सर, और कहकर वहाँ से बाहर का रास्ता पकड़ लेता है। फिर अब्दुल अपनी जगह से उठता है और कहता है, मेरे लिए कोई आदेश हो तो मैं यहीं हूँ, तुरंत हाजिर हो जाऊँगा। ऐसा कहकर वह भी विश करने के बाद बाहर की ओर चला जाता है। अब परशुराम आगे आता है और जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, अनिका उसे अपने हाथ के इशारे से रोक देती है। वह खामोश रह जाता है। इसके बाद कोटिल आगे आता है और अपने हाथ में पकड़ी हुई एक डिवाइस अनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, इसकी मदद से विविधकाय के सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रॉय करने में जॉन और कहने के बाद वह कुछ सोचने लगता है। अब अनिका उसकी बात को पूरा करते हुए कहती है, जॉन और एनी। कोटिल अब अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, हाँ, जॉन और एनी को अपना काम करने में मदद मिलेगी। अनिका उस डिवाइस को हाथ में लेते हुए कोटिल से कहती है, वेल डन कोटिल्य, अब मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। अनिका के ऐसा कहने के बाद वह भी अनिका और रोहित की तरफ देखकर अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है।